सब स्टूडेंट्स को मैसेज कर दें कि क्लास ज्वाइन कर लें। किसी का कोई जूम का कोई इशू तो नहीं है? ये अपनी वीडियो जो है इसको बंद करें जूम की। गुलजैब, इतने स्टूडेंट्स ही होते हैं डेली? मेरे पास अभी 13 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। इतने स्टूडेंट्स ही होते हैं डेली? जी, आपको म्यूट किया हुआ है सबको। आपका कोई भी क्वेश्चन है आपने पूछना है तो आप मैसेज करके चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिस्पांस मिलेगा। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ का पूछ रही हूँ कि मेरे पास आप लोगों के 13 पार्टिसिपेंट्स शो हो रहे हैं कि आप लोगों की स्टूडेंट्स इतने ही आते हैं डेली? इससे पहले आपकी और किसी सेमेस्टर में ऑनलाइन क्लास नहीं हुई? थर्ड में तो आप लोगों का ओवरऑल सेमेस्टर ही ऑनलाइन था। मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा है कि मैंने ये जो आपको कोर्स है ये आप लोगों का ऑनलाइन पढ़ाना है। तो बेसिकली आपकी मेरे साथ जो टाइम टेबल में है क्लास वो आप लोगों की कल की है। ठीक है, तो कल मैं आप टोबा सिटी में ही थी, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में सिग्नल्स का, सिम के सिग्नल्स या नेट है उनका इशू होता है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी सुबह में क्लास ले लूँ। चलें, बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको एक दफ़ा मैसेज कर दें। बताया नहीं था सीआर ने कि 10 बजे क्लास होगी? बाकी स्टूडेंट्स जो रह गए हैं उनको मैसेज कर दें एक, ताकि वो भी क्लास ज्वाइन करें। 5 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि हम फिर जी, आपकी फ्राइडे को फिज़िकल क्लास थी। चलें, जब बताया था तो आपने सबने ज्वाइन करना था फिर। चलें, सबसे पहले हम डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी। जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं उसमें हमारे पास आ जाती है वैरायटी। ठीक है, तो वैरायटी में हमारे पास स्पीशीज़ आ जाती हैं जिसमें कि हमारे पास एनिमल स्पीशीज़ हैं और प्लांट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, जब हम बायो की बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की स्पीशीज़ आ जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वो सारे आ जाते हैं। लेकिन जब हम एनिमल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें जस्ट हमने जो एनिमल डाइवर्सिटी है सिर्फ एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, उसमें हमने प्लांट्स को डिस्कस नहीं करना। ठीक है, इसमें जो आप लोगों का कोर्स टाइटल है जिसको कि आप जोल 403 का नाम देते हैं वो है एनिमल डाइवर्सिटी। उसके साथ बिहेवियर है एंड इकोलॉजी है। ठीक है, बिहेवियर में कि जो हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका बिहेव किस तरह से वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमारे पास एनिमल डाइवर्सिटी में एनिमल्स की बात आ जाती है और इकोलॉजी में हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन आ जाती हैं एनिमल्स की जिसमें कि ह्यूमंस भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट जब आपके कोर्स जो सिलेबस है, कंटेंट्स है, उसकी तरफ जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है वो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी के बाद हमारे पास जो है वो वाइल्ड लाइफ और फिशरीज हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी में हमने उसकी इम्पोर्टेंस है वो भी देखनी होती है, उसके जो लॉस हमें क्या हो रहा है, गेन हमें क्या हो रहा है। जो हमें गेन होगा, जिसका हमें बेनिफिट होगा, उसको हम वैल्यू का नाम देते हैं। लेकिन जिसका हमें लॉस हो जाता है, जिसका कि हमें फ़ायदा नहीं होता, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको हम
लॉस का नाम देते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो ओवरऑल है इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास टाइप्स हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में और स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी में क्या फ़र्क है। इसके साथ-साथ जब हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें हम जीन्स को डिस्कस करते हैं। जब स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो उसमें हमने डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, वो स्पीशीज़ हमारे पास विद इन पॉपुलेशन में सेम भी हो सकती हैं, वो विद इन पॉपुलेशन में डिफरेंट भी हो सकती हैं, बिटवीन पॉपुलेशन में भी हो सकती है, जिसको कि आप इंटर पॉपुलेशन और इंट्रा पॉपुलेशन का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी है, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि इकोसिस्टम में हमारे पास जब हम आपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े होंगे तो उसमें आपने डिस्कस किया होगा कि आइटम है, मॉलिक्यूल है, टिश्यू है, उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनेलीज़ हैं, ठीक है, ऑर्गन है, सिस्टम है। तो नेक्स्ट हमारे पास जब स्पीशी आती है, स्पीशी के बाद हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बाद हमारे पास कम्युनिटी बनती है और कम्युनिटी के बाद हमारे पास इकोसिस्टम और बायोस्फीयर डेवलप होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, इसमें फॉर एग्जांपल ये नहीं हम कर सकते कि स्पीशी से हम डायरेक्ट जो है वो बायोस्फीयर पे आ जाएँ या हम डायरेक्ट इकोसिस्टम पे आ जाएँ या स्पीशी से डायरेक्ट जो है वो हम बैकवर्ड चले जाएँ टिश्यू पे। ठीक है, तो इसमें सेम इसी तरह से ही होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा तो नेक्स्ट हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कंप्लीट होगी। लेकिन अगर हमें जो रिक्वायरमेंट अगर हमारी पूरी नहीं हो रही तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ आ गया आपको? जहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे ये है कि अगर आपको कोई एक बात समझ नहीं आती तो उसके उससे आपके माइंड में जो है वो कन्फ्यूजन होगी और इसी कन्फ्यूजन के बायस आपको जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी वो आपको समझ नहीं आएंगी। नेक्स्ट इसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम आर रिसोर्सेज, जिसमें हमारे पास टेरेस्ट्रियल लाइफ भी आ जाती है। टेरेस्ट्रियल लाइफ वो होती है जो कि लैंड पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं और इसके अलावा मैरीन वो होती है जो कि हमारे पास सॉल्ट वाटर है उसमें रहेंगे। इसके अलावा फ्रेश वाटर वो है वो पानी जो कि हमारे लिए ड्रिंकेबल होता है। इसके अलावा अदर जो हमारे पास फाना है एनिमल डाइवर्सिटी का उनके लिए ड्रिंकेबल होता है। फाना हम कहते हैं जो हमारे पास एनिमल की हम डिस्कस कर रहे हैं और फ्लोरा हम कहते हैं प्लांट्स को। इक्वेटिक इकोसिस्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, एक हमारे पास मैरीन है और एक हमारे पास फ्रेश वाटर है। ठीक है, लेकिन जब हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल हमारे पास जो है वो इक्वेटिक में नहीं आता, वो हमारे पास लैंड में आता है। और नेक्स्ट हम इसमें ये कहते हैं कि इकोलॉजिकल कम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट दिस डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज एंड बिटवीन द स्पीशी ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, कि वो जो हमारे पास स्पीशीज हैं, स्पीशी में हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन है और हमारे पास जो है वो रेप्टाइल्स में हमारे पास जो है वो लिजर्ड स्नेक है। अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास फ्रॉग है तो उसको हम स्पीशी का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है वो ग्रुप्स ऑफ फ्रॉग्स हैं तो उसको हम ये नाम देते हैं कि ये हमारे पास पॉपुलेशन है। और ये कौन सी पॉपुलेशन है जिसमें सेम स्पीशी है, ठीक है, क्योंकि उसमें जस्ट फ्रॉग्स ही हैं, उसमें ये नहीं है कि एक फ्रॉग है, दो हमारे पास स्नेक हैं और एक हमारे पास बर्ड है। और अगर इस तरह से हमारे पास आती है कि डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं तो वो हमारे पास जो पॉपुलेशन बनती है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग बनती है। और इसी ये जो हम स्पीशीज़ को डिस्कस कर रहे हैं या पॉपुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं इसको हम जो इसका रिलेशन है हमने वो इन्वायरमेंट के साथ देखना है, जिसको कि हम इकोसिस्टम का भी नाम देते हैं। थर्ड पे हमारे पास ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी वो हमें प्रोवाइड क्या करती है कि कम्युनिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है। जैसे हमने अभी बात की कि हमारे पास जो मेरीन इकोसिस्टम है और इसके साथ साथ हमारे पास जो अर्थ का प्लैनेट है और इसके साथ साथ हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर की लाइफ है, फ्रेश वाटर में मोस्टली इतनी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती जितनी मेरीन में एग्जिस्ट करती है। मेरीन की एग्जांपल में आप ओशियन ले सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा सी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम जो फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास लेक्स आ जाती हैं और रिवर्स आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास जो डाइवर्सिटी होती है वो कम होती है। पॉपुलेशन उसको कहते हैं कि जिसमें एक स्पीशी भी हो सकती है और उसमें हमारे पास डिफरेंट स्पीशी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक घर है और एक घर में जो रहने वाले हैं उसमें हमारे पास पेट एनिमल्स भी हैं, उसमें हमारे पास जो है वो ह्यूमंस भी हैं, तो उसको भी हम पॉपुलेशन कहेंगे। अगर उसमें हमारे पास पेट एनिमल्स नहीं है, जस्ट ह्यूमंस रहते हैं, उसको भी हम पॉपुलेशन कहेंगे। लेकिन ये जो दोनों पॉपुलेशंस हैं इसमें डिफरेंस ये होगा कि हमारे पास जो जिसमें पेट एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं, उसमें स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। स्पीशीज डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि एक तरफ पेट एनिमल जिसको कि हम एनिमल्स का नाम देते हैं, लेकिन और दूसरी तरफ हमारे पास ह्यूमंस हैं, ठीक है। लेकिन जब हम इसमें ये कहते हैं कि एक ही घर में जस्ट हमारे पास जितने भी हैं वो ह्यूमंस रहते हैं, इसके अलावा हमारे पास ना तो कोई बर्ड रहता है और ना ही हमारे पास कोई फिशेज हैं या एम्फीबियंस हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट उसमें ह्यूमंस जिसको कि हम मैमल क्लास में डिस्कस करते हैं, जस्ट वो रहते हैं। तो इस चीज़ को भी हम पॉपुलेशन का ही नाम देते हैं। ठीक है शकील? स्पीशी में सेम टाइप के इंडिविजुअल नहीं होते बच्चे। जो हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो बनती है वो हमारे पास बनती है स्पीशीज से। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने जो बायोलॉजी है वो आपने पढ़ी है? थोड़ी बहुत उसकी आपको हाउ नाउ है? ओके। एक से ज़्यादा स्पीशीज होंगी तो वो कम्युनिटी भी होगी। कम्युनिटी हमारे पास तब डेवलप होती है जब हमारे पास पॉपुलेशंस आपस में कंबाइन करती हैं। तो वो मैं इसीलिए पूछना चाह रही हूँ कि अगर तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास मेडिकल के हैं, उन्होंने बायो पढ़ी है तो उनको कुछ पता होगा। अगर यहाँ पे सभी इंजीनियरिंग के हैं तो मैं फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। माइक इसलिए ओपन नहीं हो रहा क्योंकि वो मैंने आप लोगों का जो माइक का ऑप्शन है वो बंद किया हुआ है जब पूरी क्लास। अच्छा, इसमें आप लोगों की बच्चे देखें, जब पॉपुलेशन की मैं आपको स्पीशी में हमारे पास ये होता है कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जिनमें के इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, कि उसमें हम जो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, आपने सेक्सुअल और एसेक्सुअल का पढ़ा होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें दो पार्टनर्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं तो उसमें जस्ट एक पार्टनर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो हमारे पास जो इंटरब्रीडिंग से हमारे पास ऑफस्प्रिंग डेवलप होते हैं उसको हम स्पीशी का नाम देते हैं। उसमें आपके पास कोई भी स्पीशी हो सकती है, वो एनिमल की भी हो सकती है, उसके अलावा आप उसको प्लांट में भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन स्पीशीज से मिलके बनती है और हमारे पास कम्युनिटी वो डेवलप होती है जिसमें एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस हों। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल उसमें दो पॉपुलेशन है या दो से हमारे पास जो है वो पांच हैं या फिर उनके पास कम्युनिटी में 10 पॉपुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कैट की पॉपुलेशन आ गई, एक हमारे पास डॉग की आ गई, एक हमारे पास जो है वो फिशेस की आ गई और एक हमारे पास जो है वो ह्यूमंस की आ गई, एक हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं।
ठीक है। इस तरह से ये 5-6 अगर पॉपुलेशन सिर्फ इनकी ही हो, ठीक है, एक हमारे पास पूरी पॉपुलेशन जो है वो बर्ड्स की है, उसमें सिर्फ बर्ड्स होंगे, इसके अलावा और कोई जो है वो एनिमल नहीं होगा, उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन का। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर उसमें हमारे पास पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। और जैसे सेम स्पीशी कैसे होती है कि अगर सारे इंडिविजुअल अगर बर्ड्स हैं तो सारे बर्ड्स ही हों, अगर फ्रॉग हैं तो सारे फ्रॉग ही हों, अगर ह्यूमंस हैं तो सारे ह्यूमन ही हों। डिफरेंट हमारे पास वो है। ओके। चलें, फिर आपने क्वेश्चन जब पूछना होता है तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप करके पूछा करें, क्योंकि फिर सब स्टूडेंट एक साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पूछना है तो 1 बाय 1 करके पूछना है, जिसका जो भी कंफ्यूजन होगा। यहाँ तक आपको पॉपुलेशन की और कम्युनिटी की समझ आ गई। हम स्पीशी को डायरेक्ट कम्युनिटी में नहीं लेके जा सकते। स्पीशी से जब तक पॉपुलेशन नहीं बनेगी तब तक कम्युनिटी नहीं बनेगी। अगर पॉपुलेशन बन जाती है फिर हमारे पास कम्युनिटी नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है। स्पीशीज से पॉपुलेशन बन सकती है लेकिन कम्युनिटी नहीं। जब पॉपुलेशन डेवलप हो जाएंगी फिर कम्युनिटी बनेगी। क्लियर हो गया सब स्टूडेंट्स को? यस मैम। ओके। नेक्स्ट इसमें हमने बायोडाइवर्सिटी है उसकी इम्पोर्टेंस पढ़नी है कि यही जो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास, डाइवर्सिटी में जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास वैरायटी होती है और बायो में हमारे पास जो है वो लाइफ आ जाती है। लाइफ में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और एक हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। जो हमारे पास बायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास जो है वो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकम्पोजर्स आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें हमारे पास जो है वो एयर आ जाती है, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एट्सेट्रा। तो इस तरह से जब हम बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं तो इसका जो मोस्टली हम इसमें ये देखते हैं कि टूरिज्म है या उसकी रिक्रिएशन में कि जब इन्वायरमेंट बेटर होगा कि हमारे पास फैसिलिटी वैरायटीज़ ज़्यादा होंगी तो उससे ये है कि हमारे टूरिज़्म को हम डेवलप करेंगे कि जितने भी फॉरेन कंट्री से हैं या फिर अदर हमारे पास स्टेट्स हो जाती हैं या प्रोवेंसेस हो जाती हैं तो वो उधर से मूव करके ह्यूमंस आके जो हमारे पास टूरिज़्म फैसिलिटीज़ हैं तो उनको आके देखा जा सके। ठीक है। इसके साथ-साथ जो हमारे पास इकोसिस्टम्स है, ये इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होगी तो इकोसिस्टम इंक्रीज़ करेगा। अगर बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी तो इकोसिस्टम भी कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको फूड नहीं मिलती तो ज़ाहिर है आप एक वक़्त के बाद आप भी डेड हो जाएँगे। ठीक है। तो आपकी जब डेथ हो जाती है सबकी तो जो हमारे पास जो घर का फैमिलीज़ और इसके अलावा जो घर में पर्सन्स होते हैं वो डाई हो जाएँगे और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। फूड हमें कम रिक्वायर होगी, इसके अलावा बाकी के रिसोर्सेज कम रिक्वायर होंगे, कंपटीशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है? यस मैम। मैं अपनी तरफ से कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको जितना सिंप्लीफाई हो सके, जितना इजी हो सके आप लोगों को वैसे करवाऊँ। ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप लोग बीच में पूछ लिया करें। नेक्स्ट हम इसमें ये कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी उसकी मोस्टली हमारे पास जो डेफिनेशन जिसमें मैंने अभी आपको कहा कि हमारे पास नंबर होता है और वैरायटी होती है। वैरायटी में हमारे पास क्या आ जाते हैं कि एनिमल आ जाते हैं जिसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स की जब बात करते हैं तो फिशेस से लेके मैमल्स तक, इसमें हमारे पास वर्टिब्रेट्स में फिशेस हैं, इसके अलावा हमारे पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। ये हमारे पास 5 क्लासेस जो हैं जो वर्टिब्रेट्स में आती हैं जिसको कि हम फाइलम कॉर्डेटा का भी नाम देते हैं। इसके अलावा फाइलम पोरीफेरा से लेके प्रोटोजोआ है, फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्म्स तक हमारे पास मैरीन और इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास वो एनिमल्स होते हैं जो कि जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होता, इसके अलावा उनमें ब्रेन नहीं होता।
जी शकील। मैम हम ना प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही इसकी, आप जो बोल रहे हैं। अच्छा चलें। मैं इसमें ये कह रही हूँ कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी होती है ना, जिसमें कि हम वैरायटी की बात करते हैं। आपको एनिमल्स का पता है, ठीक है, प्लांट्स का पता है। हमारे पास प्लांट्स वो भी हैं जो कि मोनोशियस और डाइओशियस हैं, ठीक है। जैसे आपने डाइवर्सिटी में आप ये भी देख लें कि हर जो प्लांट है या हर एनिमल है उसके करेक्टर्स जो हैं वो दूसरे एनिमल से डिफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में ही जैसे आप बहन है आपकी या आपके भाई हैं, तो वो एक ही मदर और फादर के चिल्ड्रन होने के साथ-साथ लेकिन फिर भी आपके करेक्टर्स जो मिलते हैं। जी अली? तो उसमें आपके करेक्टर्स जो है वो मैच नहीं करते। ठीक है, तो वो जो मैच नहीं करते वो इसी वजह से नहीं करते क्योंकि ये वैरायटी है। अगर सारे एक जैसे ही होंगे तो फिर वैरायटी किस तरह से डेवलप करेगी। ठीक है, तो इसमें वैरायटी के साथ साथ जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास इतने एनिमल्स और इतने प्लांट्स हैं, तो हमने उसका नंबर भी काउंट करना है कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन में एनिमल्स की वैरायटी है तो एनिमल्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कैट्स हैं तो उसके हमने नंबर काउंट करने हैं कि 5 कैट्स हैं। पॉपुलेशन में हमारे पास 8 जो हैं वो हमारे पास ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम जब उसकी नंबर भी काउंट करेंगे और उसकी वैरायटी को भी जब हम देखेंगे तो उसको हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं, जिसको कि आप बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसका नाम भी दे सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि डाइवर्सिटी में हमारे पास प्लांट्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसके अलावा एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हमारे पास जो है वो फंजाई, एल्गी है, वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। और ये जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब डिपेंड करते हैं जीन्स पे। जैसे आपने अगर जेनेटिक्स का कोई कोर्स पढ़ा हो तो शायद उसमें आपने देखा हो या इससे पहले आपने जीन्स के बारे में सुना होगा कि हर ह्यूमंस में जीन्स जो हैं और प्लांट्स, एनिमल्स डिफ़र करती हैं, ठीक है। और जो ये मेन वैरायटी की वजह है ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में वो जीन्स ही हैं बेसिकली। और इसके साथ साथ हमारे पास इकोसिस्टम भी है। इकोसिस्टम है फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इन्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आप ये देखते हैं कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं या साउथर्न एरियाज़ में हैं या फिर आप प्रोवेंस टू प्रोवेंस की बात करते हैं तो उनका इन्वायरमेंट डिफ़र होता है। इन्वायरमेंट डिफरेंट होने के साथ साथ आप उसमें ये भी देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ साथ उनकी जो ड्रेसिंग की क्वालिटीज़ होती हैं, अगर एक तरफ सर्दी पड़ रही होती है तो उसी टाइम में दूसरा जो हमारे पास प्रोवेंस है उसमें गर्मी पड़ रही होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जितना भी है ये इकोसिस्टम ही इस पे डेवलप करता है और इकोसिस्टम का जो है वो मेन रोल है। इकोसिस्टम हम क्या कहते हैं कि ये इकोसिस्टम डेवलप करता है कम्युनिटी पे, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इसके अलावा जो इन्वायरमेंट होता है उनका डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट हो रहा होता है इन्वायरमेंट में। जैसे टेम्परेचर की अभी मैंने आपको बात की, और टेम्परेचर के साथ साथ वाटर आ जाता है, एयर आ जाती है और इसी इन्वायरमेंट में ही, इकोसिस्टम में ही हमारे पास पोल्यूशन की भी बाइस हैं जिसको कि हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन है, इनका नाम देते हैं। और नेक्स्ट इसमें कि एट द एंड हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास डेवलप होते हैं ये हमारे पास इसको रिक्वायर होता है तकरीबन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के थ्रू ये डेवलप होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इसको अभी चाहें तो प्लांट जो है वो उसको डेवलप कर लें या फिर एनिमल है उसको डेवलप कर लें। इसमें एक आपने वो बायोटेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, उसको भी देखा होगा। तो उसमें इंजीनियरिंग में भी यही होता है कि अगर आपने कोई प्लांट या एनिमल प्रोड्यूस करना है जिसको कि आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स का नाम देते हैं, कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एनिमल प्रोड्यूस करना है, उसका आपको जो मीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा चाहिए, तो आप उसमें वही जीन्स जो है ज़्यादा मीट प्रोडक्शन वाले जीन्स इंसर्ट कर सकते हैं। उससे आपको सेम उसी तरह की जो ज़्यादा गोश्त देने वाला जानवर होगा आपको वही हासिल होगा, ठीक है। एट द एंड पे उसको लेकिन टाइम रिक्वायर होगा, मे बी उसको 20 दिन भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं।
4 साल भी लग सकते हैं, और ये जो ड्यूरेशन होता है जो कि मिलियंस में भी हो सकता है, डेज़ में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, इसको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी हो गया। शकील, आपको समझ आ गई है? ओके। नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं कि ये ज़रूरी क्यों है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिपेंड अपनी हेल्थ के लिए, इसके अलावा बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए और एजुकेशन के लिए, अपनी इंजॉयमेंट लाइफ के लिए, ये डिपेंड करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स पे। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बात की, हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास एयर है, हमारे पास वाटर है। अगर हमें वाटर नहीं मिलता तो उससे ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की पूरी नहीं होती, अगर तो हमने उसको कहीं ना कहीं से फिलअप करना होता है। सेम इसी तरह से हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं या फिर हमारे पास प्रोटीन कंटेंट है, हमें फूड में वो रिक्वायर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उससे हमें क्या होगा कि हमारी जो बॉडी में जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, उनमें जो स्ट्रॉन्गनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि अपनी जो डाइट है उसमें इनटेक करेंगे कैल्शियम का। हम वो डाइट पे डिपेंड करेंगे जिसमें कि कैल्शियम की क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, ताकि जो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है उसको पूरा किया जा सके। अच्छा, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि पीपल जो है वो डिपेंड करते हैं फूड पे। जैसे आप ओशियन लाइफ की बात करते हैं, जैसे फिशेस को ले लें। फिशेस हमारे पास इक्वेटिक और मैरीन दोनों में रहती हैं। ठीक है, तो हम फिशेस पे इसलिए भी डिपेंड करते हैं, एक तो ये कि हमें उसका लॉस ही होता है कि वो कॉस्टली होती हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू चिकन को देखा जाए तो वो उससे हमारे लिए कॉस्टली हो जाती है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ वो हमारे लिए जो फ़िश होती है वो गर्म होती है। अगर हम वो गर्मियों में खाते हैं तो वो हमें काफ़ी मुश्किल हो जाती है, सर्दियों में जो वो हमारे लिए खाना ईज़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए बाज़ हमारे पास जो क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स के साथ-साथ हमारे पास जो वेजिटेबल्स और एनिमल्स हैं, वो हमें जस्ट समर में ही मिलते हैं, और कुछ जो हैं जो विंटर के हैं वो हमें विंटर में ही मिलते हैं। और इसके साथ-साथ जब हम फूड पे डिपेंड कर रहे हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है, तो ये हमारे लिए इनफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें फ़िश नहीं मिल रही या हमारे लिए जो व्हीट है उसका बहरान हो जाता है, तो हम उसके पे डिपेंड नहीं कर सकते, तो उससे ये हमारे लिए क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें हमारे लिए डिजीज़ेज़ होंगी। ठीक है, डिजीज़ेज़ होंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉक्टर से कंसर्न करना पड़ेगा, वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देगा और उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन लेनी होगी। अगर वो हम मेडिसिन ले लेते हैं तो वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी मर्ज़ी करते हैं कि नहीं, हमें फूड की मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डॉक्टर तो पागल है, ये है, वो है, तो उसमें ये सारी बातें होती हैं। अगर आप उसको मेडिसिन को खा लेंगे तो वो आप रिकवर हो जाएँगे, ये मेडिसिन है, ये फूड है, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ये हमें सारी जो है वो वाइल्ड से, एनिमल से ही हासिल होती हैं। या भी अगर इसमें रोल जैसे आप बायोटेक्नोलॉजी में देखते हैं, इंसुलिन का आपने मेन रोल पढ़ा होगा। इंसुलिन को जब हम देखते हैं तो वो हमें बैक्टीरिया से हासिल होती है, और लेकिन उसका बेसिकली मकसद क्या है कि पैंक्रियाज में अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा सेल्स होते हैं, अगर पैंक्रियाज काम करना छोड़ देता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करवा सकता, तो उसके इन रिस्पॉन्स में हमें जो इंसुलिन जो है वो हम आउट इन्वायरमेंट से ले सकते हैं, जो कि हम एज ए बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के तौर पे बनाते हैं। ठीक है, तो इससे ये जो हमारी बॉडी के प्रोसेस हैं जो कि इंसुलिन से कवर हो रहे थे, जब हम उसको इंजेक्शन लगवाते हैं तो उससे इंसुलिन की जो हमारे बॉडी में कमी होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास डोमेस्टिकेटेड कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डोमेस्टिकेटेड में क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पेट एनिमल्स रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप चिकन की ले लें, तो वो अगर आपको मंथली या फिर वीकली एग्स देती है, तो उन्हीं एग्स को आप एज ए फूड पर्पस के लिए भी, और उन्हीं एग्स को आप जो है वो प्रोटीन पर्पस के लिए भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बायोडाइवर्सिटी का जो मेन रोल है ओवरऑल हमारी लाइफ में।
नेक्स्ट इसमें कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि वो स्पीशीज़ है, इकोसिस्टम लेवल है, तो इकोसिस्टम पे भी डिपेंड करती है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स का और इन्वायरमेंट का डायरेक्ट उनका रिलेशन होता है। इसमें हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं, जिसमें मेन बात है इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप मैरीन से या फ्रेश वाटर से फिशेस की प्रोडक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, और उन्हीं फिशेस को हम क्या करेंगे, मार्केट में लाके सेल करेंगे, तो उससे हमें ये है कि इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ अगर हम फिशेस कुछ ऐसी हैं, जैसे आपने रेस्टोरेंट्स में भी देखा होगा, बाज़ जो घर हैं उनमें भी ऐसे होता है कि एक्वेरियम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक्वेरियम्स बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो फिशेस हैं हमारे पास, उनको हम जो डाइट है वो भी दे सकें, और इसके साथ साथ ये जो हमारी रेस्टोरेंट है उसकी नेचुरल ब्यूटी में, या घर है उसकी नेचुरल ब्यूटी में जो है वो इंक्रीज का बाइस बने। मैं बायोडाइवर्सिटी को बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिलेट इस तरह से करी थी। आपने इंसुलिन का प्रोडक्ट पढ़ा होगा कि बाज़ जो ओल्ड हमारे पास ह्यूमंस आते हैं, मेल और फीमेल, कि उनमें जो शुगर की इम्बैलेंस होता है, ठीक है। जैसे जो शुगर का कंट्रोल होता है वो हमारे पास पेंक्रियाज कंट्रोल करता है, जिसको कि हम ग्लैंड का नाम देते हैं, जो कि एक्सो और एंडोक्राइन दोनों के तौर पे काम करता है। तो उसी इंसुलिन की मैं बात कर रही थी कि अगर हमारे बॉडी में जो है वो शुगर का मसला हो जाता है, कि डायबिटीज़, जिसको आप डॉक्टर्स नाम देते हैं, कि डायबिटीज़ जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनमें जो इंसुलिन हमारे पास जो डेवलप की जाती है एज ए बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के थ्रू, तो उसी को हम इंसुलिन इंजेक्शंस जो हमारे पास ओल्ड पर्सन होते हैं उनमें लगाते हैं, और उससे ये है कि जो शुगर का लेवल होता है वो उसी इंसुलिन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। ये बात कर रही थी मैं बायोटेक्नोलॉजी से। क्लियर है? नेक्स्ट इसमें हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसमें वो देखेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या है कि बायोडाइवर्सिटी की जो वैल्यू, जो कि उसका राइट वे है, एक हमारे पास रॉन्ग आ जाता है, एक हमारे पास राइट है, ठीक है। जैसे अगर आपने सीधे रास्ते पे चलना है या उल्टे पे, वो आप पे खुद डिपेंड करता है। सीधे पे चलेंगे तो उससे आपको फ़ायदे होंगे, उल्टे पे चलेंगे तो उससे आपको नुकसान होंगे, नुकसान के साथ साथ आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ गेन करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी की हम वैल्यू को देखते हैं, उसके बेनिफिट्स को देखते हैं, जो हमारे लिए राइट वे आ जाता है, और जिसको कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम देते हैं, या फिर हम वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी का भी नाम देते हैं। तो उसमें हमारे पास मोस्टली डिपेंड करती है उस कंजर्वेशन पे, ठीक है। कि कंजर्वेशन का ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हमें रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, तो हम सबसे पहले उसको कंजर्व कर लें अपने पास। और कंजर्व करने का बेसिकली मकसद ये है कि अगर हम उसको स्टोर करेंगे, जब हमें टाइम के साथ रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से जैसे आप लोग करते हैं कि आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट होता है, तो आप लोग नोट्स इकट्ठे करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो अपने पास कंजर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसको यूटिलाइज़ कब करना है, जब आपके पेपर्स होंगे। ठीक है, समझ आ गई है? नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कि हमारे पास जो स्पीशीज़ होती हैं वो मोस्टली अलाइव कैसे रहती हैं, हमने उनको अलाइव रखना कैसे है, और अगर हम उनको अलाइव रखेंगे तो उसकी स्पीशीज़ की वजह से हमें जो है वो बेनिफिट्स होंगे। और इसको सबसे पहले हमारे पास जो रखने का तरीकाकार है कि हमारे पास जो वाटर है वो प्यूरिफाई होना चाहिए। उनमें जो वाटर की क्वालिटीज़ में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उनकी हमारे पास गैसेस की अवेलेबिलिटी वो मेंटेन होनी चाहिए। इसके साथ इसमें हम ये देखते हैं कि रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट्स, कि फॉर एग्जांपल जिसमें आपने नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, वो पढ़े होंगे। अगर हम इन्हीं न्यूट्रेंट्स को अगर साइकिल ना करें, तो जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, फॉर एग्जांपल कार्बन हमें चाहिए, जब हम उसका साइकिल ही नहीं होगा तो हमें वो एट द एंड पे हासिल किस तरह से होगा, और जब हमें हासिल ही नहीं होगा हम उसको नेक्स्ट पर्पस के लिए यूज़ किस तरह से करेंगे। और हमारे पास पोलिनेटिंग क्रॉप्स है। पोलिनेटिंग में फॉर एग्जांपल जब हम पोलिनेशन का फिनोमेना पढ़ते हैं, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज आ जाते हैं,
कि एक प्लांट में हमारे पास स्टेमन्स कार्पल्स, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, ठीक है, और जो हमारे पास अदर प्लांट्स है तो वो उनमें जो फर्टिलाइजेशन का फिनोमेना है जिसमें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो किस तरह से होगी। वो इसी तरह से होगी कि या तो उस पर इंसेक्ट्स बैठेंगे उन्हीं फ्लावर्स पे, या फिर उनके ऊपर जो है वो बर्ड्स बैठेंगे, और उन्हीं बर्ड्स के साथ ही जो हमारे पास पोलिनेटिंग जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ मूव कर जाएंगे, और जिसको कि हम पोलिनेशन का भी नाम देते हैं। और इस तरह से हमें ये जो क्रॉप्स है या प्लांट्स है उनकी डेवलपमेंट में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट इसमें हम प्लांट्स की और बैक्टीरिया की बात करते हैं कि ये कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास मेन प्रोसीजर है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे पास ट्रीज़ आ जाते हैं, तो ट्रीज़ जो नाइट टाइम होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। जो ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनको हम यूज़ कर लेते हैं डेली लाइफ में भी। इसके साथ साथ हमें वो जो ट्रीज़ होते हैं वो एज ए इन्वायरमेंटल बफर के तौर पे जो ये बैलेंस होता है गैसेस का वो मेंटेन रखते हैं। लेकिन नाइट टाइम में मोस्टली हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है जहाँ पे ट्रीज़ ग्रो होते हैं, और वहाँ पे जो सांस लेना रात के टाइम मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ग्रीन हाउसेस जो गैसेस हैं जिसमें हमारे पास मेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ग्रीन हाउस क्या होते हैं कि जैसे एक शेल्टर है वहाँ पे हमारे पास आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ा होगा कि उसमें हम वो शेल्टर उन्हीं प्लांट्स पे कवर कर देते हैं। सनलाइट से जो लाइट होती है वो उन्हीं प्लांट्स तक पहुंच तो रही होती है, लेकिन वो दोबारा जो है वो इन्वायरमेंट में ऐड नहीं होती, बल्कि वो जो हमारे पास कर्टल और शटल्स होते हैं वो उसी के अंदर ही रह जाती है। और उससे क्या होता है कि वो ओवरऑल जो सॉइल है उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट का भी नाम देते हैं, ठीक है। और इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एज ए शीट के तौर पे वर्क कर रही होती है। यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। मुझे लग रहा है आप सब सो रहे हैं। मैम समझ आ नो गई। मैम समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि है जी किस स्टूडेंट की आवाज आ रही है, क्या पूछना मैम। चाह जो रहे हैं? बी फार्मिंग है उसे अगर हम अपने फील्ड के इर्द गिर्द, सर मैम ये जो आप कह रहे हैं ना कि ट्रांसफर होते हैं बर्ड्स की वजह से और बी जी जी। पोलन ग्रेन जो कन्वर्ट होते हैं, हम्म। तो जो बी फार्मिंग होती है उससे अगर हम अपने फील्ड के आसपास वो बॉक्सेस रखें तो क्या उससे फील्ड में जो फसल है उसमें बेहतरी आती है या नहीं? कौन से बॉक्सेस? मैम ये जो शहद की मक्खियों के बॉक्सेस रखे होते हैं ना, हम्म उनको अगर हम अपने फील्ड के आसपास रख लें हम्म। तो उससे जो ग्रेन ट्रांसफर होने होते हैं ना, मतलब कि जो अब वो ना फूल देखें ट्रांसफर जो होते हम हैं इनके। जो बॉक्सेस अगर रखते भी हैं ना तो ये इस पे कोई डिपेंड नहीं करता। मेन चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर वही हमारे पास जो बीज हैं अगर वो प्लांट पे बैठेंगी, ठीक है, अगर उनकी जो हमारे पास लेग्स आ जाती हैं या उनकी बॉडी के जो हमारे पास विंग्स आ जाते हैं या उनका हेड पार्ट है वो टच कर जाता है उनके हमारे पास जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको कि हम एंथर है, हमारे पास फिलामेंट है, और स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है, ठीक है। तो इनमें मोस्टली अगर ये पोर्स के साथ मिल जाते हैं तो अगर यही पोर उनकी बॉडी के साथ अटैच रह जाता है तो नेक्स्ट मूव कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो वहाँ पे बैठती हैं लेकिन स्पोर अगर अटैच ही नहीं होता, वो अदर एनिमल्स भी हैं तो फिर भी मूव नहीं करेंगे ये। बेशक हमारे पास अदर फ्लाइज आ जाती हैं, बीज हैं, या अदर हमारे पास बर्ड्स भी आ जाते हैं। जैसे अगर आप एक रूम में हैं, एक लैब में हैं, आप उसी सूरत में जब आपको कोई फॉर एग्जांपल फाइल दी जाती है कि ये जाके दे के आएँ, फिर ही आप उसको देंगे ना। अगर आपको कोई फाइल दी ही नहीं जाएगी तो आप दे के कैसे आएंगे? ठीक है। यस मैम।
नेक्स्ट इसमें हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की हमने टाइप्स पढ़नी है, जो कि हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है, एक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है, और हमारे पास जो है वो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सारी जीन्स पर डिपेंड करेगी, जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो स्पीशीज़ पे डिपेंड करेगी, और जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट है और ऑर्गेनिजम्स है उनके इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू था, और ये बाकी इसको डिटेल में 1 बाय 1 करके देखते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होता है कि जब हम जीन्स की बात करते हैं, डीएनए में एक हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। जैसे हम डीएनए हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का नाम है। ठीक है, सेम इसी तरह से हमारे पास आरएनए है, जो कि रेप्लिकेशन की जब हम बात करते हैं, रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है या ट्रांसलेशन है, तो उसमें डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको हम रेप्लिकेशन का नाम देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में ये है कि डीएनए से आरएनए डेवलप होता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। और जो आरएनए से हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं उनको हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो जीन हमारे पास वो पार्ट होता है जो कि हर इंडिविजुअल में, जैसे आपने देखा है कि हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। 46। ठीक है, 46 में से 23rd का पेयर होता है। हमारे पास 22 जो है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जो हमारे पास एंड पे बच जाता है जिसको कि हम सेक्स क्रोमोसोम्स का भी नाम देते हैं। अच्छा, हमारे पास ये ऑटोसोम है या फिर सेक्स, मोस्टली ये है कि जब हम क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं, हमारे पास क्रॉसिंग ओवर मोस्टली किस में पॉसिबिलिटी होती है, माइटोसिस में या मियोसिस में? माइटोसिस है और मियोसिस है। क्रॉसिंग ओवर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो मियोसिस में होती है। क्रॉसिंग ओवर बेसिकली होता क्या है कि ये जो जीन्स की शफलिंग होती है, जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, एक पार्ट से अगर उठा के जो है, फॉर एग्जांपल इस पार्ट से हमने यहाँ से मूव करना है इसको इस पार्ट तक, ठीक है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, इसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। और ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये जस्ट मियोसिस में होती है, और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही ओवरऑल जो डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 जीन्स हैं, 3 जीन में से अगर हम एक चेंज कर देते हैं, या एक जीन का जो हमारे पास इंटीरियर पोर्शन है वो हम चेंज कर देंगे, बाकी का जो पार्ट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, या फिर हमारे पास सेकेंड जीन है उसको चेंज कर देते हैं, तो इस तरह से ये वेरिएशन आती हैं। ये जो हमारे पास वेरिएशन है ये जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से होती हैं। ये जो हम जेनेटिकली इनमें एक्सचेंज कर रहे हैं मटेरियल्स का, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, ये पॉपुलेशन लेवल पे भी हो सकता है, स्पीशी लेवल पे भी हो सकता है, कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकता है। और सेम इसी तरह से जब हम ये जो चेंजेस कर रहे हैं, वेरिएशंस कर रहे हैं जेनेटिक्स की बेसिस पे, तो इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी होती हैं और सीक्वेंस म्यूटेशंस भी होती हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल के हमने उसमें जस्ट जो क्रोमोसोम है ओवरऑल वो चेंज करना है, या फिर हमने सीक्वेंस जो है कि जस्ट उसमें सीक्वेंस की चेंजिंग करनी है, जस्ट कि हमारे पास 5, हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 जीन्स हैं, 5 में से हमने जस्ट 3 जीन्स जो है वो चेंज करनी है, जिसको कि आप वो डिप्लीशन और इंजर्शन का भी नाम देते हैं, ट्रांसलोकेशन है उसका भी नाम देते हैं, डुप्लीकेशन है उसका भी नाम देते हैं। ठीक है, सेम इस तरह से फिजिकल और बिहेवियरल आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशंस, कि आपने जो हमारे पास पॉपुलेशंस हमने आइसोलेटेड करनी है, वो हमने उनके फिजिकल की बिना पे करनी है, कि उनके फिजिकल इन्वायरमेंट को देखते हुए और उसके अलावा या फिर उनके बिहेवियर को देखते हुए का। कुछ जो हमारे पास पॉपुलेशंस इस तरह की भी होती हैं जो कि एग्रेसिव होती हैं, उनको हमें अलग रखना पड़ता है। बाकी कुछ हमारे पास पॉपुलेशंस इस तरह की भी होती हैं जिसमें ओवरऑल सारे इंडिविजुअल्स एक जैसे होते हैं। ठीक है, या कुछ जो है वो जिनका टेम्परमेंट हाई होता है और कुछ का जो है वो टेम्परमेंट लो होता है, तो उनको आप एक दूसरे से आइसोलेट करके रख सकते हैं। और कुछ हमारे पास पॉपुलेशंस इस तरह की भी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप जो स्नेक है और हमारे पास जो अदर इनवर्टिब्रेट्स हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को एक साथ नहीं रख सकते। अगर रखते हैं तो क्या होगा कि स्नेक जो है वो उनको खा जाएंगे, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी।
और हमारे पास इंडिविजुअल का क्या है कि इंडिविजुअल्स जो अडॉप्ट करते हैं वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हाई टेम्परेचर है या हमारे पास लो टेम्परेचर है, उसको टॉलरेट कर सकता है, हाई वाला लो को नहीं कर सकता, तो उसको हम उस इन्वायरमेंट में उस कंडीशंस में नहीं रख सकते। अगर हम रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि कंडीशन यही होगी कि उसके डेथ होने के चांसेस होंगे और उसका जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे आपने ये पहले भी बात पढ़ी होगी कि हमारे पास जो साइंटिस्ट जिसको कि जोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन, जिसने कि नेचुरल सिलेक्शन का नाम दिया था। जब हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये मोस्टली डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। एक हमारे पास आ जाती है नंबर 1 पे नेचुरल सिलेक्शन, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है जीन फ्लो और थर्ड पे हम आ जाती है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन वो है कि इसमें वही चीज़ें रह सकती हैं ज़िंदा जो इनको नेचर सेलेक्ट करेगी, और जो इस इन्वायरमेंट में टॉलरेट कर सकेंगे वो इस इन्वायरमेंट में रहेंगे, जो नहीं टॉलरेट कर सकेंगी उनमें जो है वो डेथ हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओवरऑल पॉपुलेशन भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है। और सेम इसी तरह से बाज़ हमारे पास जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है उनमें नहीं होती। सम एक पॉपुलेशन है उसके हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल या स्पीशीज़ हैं उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक ही टाइम में ज़िंदा रह सकें और उनका जो फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को वो टॉलरेट कर सकते हैं। अगर वो इससे राइज़ कर जाता है, 30 तक पहुंच जाता है, तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर सकते और इसके इन रिस्पॉन्स में ओवरऑल पॉपुलेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सेम इसी तरह से अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है उसमें कुछ जो एनिमल्स जो हैं वो 25 को टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स हमारे पास इस तरह के हैं जो कि 30 को टॉलरेट कर सकते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह के हैं जो कि 50 को टॉलरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है हमारे इन्वायरमेंट का, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, वो हमारे पास 35 होता है, तो 35 में हमारे पास जो 25 वाले और 35 वाले हैं वो दोनों डेड हो जाएंगे और हमारे पास 50 जो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते होंगे जस्ट वो रहेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारे पास वेरिएबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही है जेनेटिक्स पे। और इस तरह से आपने ये भी सुना होगा कि ये जितनी भी ओवरऑल फॉरेन कंट्रीज़ में या फिर इधर पाकिस्तान में भी, तो ये जितनी की जितनी हमारे पास रिसर्च है या डाइवर्सिटी है वो इसमें ज़्यादातर जेनेटिक्स पे हो रही है और इसके साथ साथ मोलेकुलर लेवल पे भी। और बाकी जो हमारे पास रिसर्च चल रही है तो उसमें हमारे पास अदर कैटेगरीज भी आ जाती हैं। तो वो मोस्टली इनका ये मकसद है कि हम अपनी जीन्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग जो स्पीशी है उसको डेवलप कर सकें और डेवलप करने के साथ उससे हम जो बेनिफिट्स ले सकते हैं उनसे वो ले सकें। ठीक है, जैसे आप सीआर को कर रहे होते हैं कि हम सीआर से ये भी काम करवा लें, ये भी करवा लें, हमें ये ना करना पड़े, हमें ये ना करना पड़े। ठीक है, तो ये चीज़ ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक। और इसी को ही हम नाम देते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में भी वही एग्जिस्ट करते हैं जो कि सर्वाइव करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, और इसी को हम जो लामार्क ने हमारे पास जो नज़रिया दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइव वही करेगा जो कि इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। और सेम इसी तरह से जब हम चार्ल्स डार्विन को देखते हैं तो उसने जो थ्योरी कही थी वो कि नेचुरली सिलेक्शन की कही थी कि उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जिनको नेचर सेलेक्ट करती है वो रहेंगे, जो कि नेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्या जिसकी कि हम जो ज़िंदा मिसाल है वो हम ये भी कहते हैं कि ये जो कानून है या ये जो इन्वायरमेंट है ये हमारे पास अल्लाह ताला का निज़ाम है जिसको कि अल्लाह ताला चाहे रखें, जिसको नहीं चाहते तो वो नहीं रखते। नेक्स्ट हम इसमें स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हैं कि स्पीशीज़ में के स्पीशीज़ की वैरायटी होती है। अब स्पीशी हमारे पास क्या है, स्पीशी में जैसे मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास जो है वो वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है कि ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से वो होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि इतनी एबिलिटी होती है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें, इंटरब्रीड करके जो है वो ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकें।
और इसमें वही वैरायटी स्पीशीज की एग्जिस्ट करेंगी जो कि उनको पार्टिकुलर हैबिटेट चाहिए होगा, उनको पार्टिकुलर इकोसिस्टम चाहिए होगा। और पार्टिकुलर इकोसिस्टम या हैबिटेट में फॉर एग्जांपल अगर फिशेस की हम बात करते हैं तो फिशेस वो हमारे पास हैं जो कि जस्ट इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहती हैं। इक्वेटिक इन्वायरमेंट में हमारे पास फ्रेश वाटर और मरीन दोनों आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उसमें ये कहें कि अगर हम उसको लैंड पे रख लें तो वो लैंड पे जिंदा नहीं रहती, ठीक है, वो उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती, वो उसमें मर जाती हैं। सेम इसी तरह से मैमल्स की अगर बात करें तो उसमें मैमल्स जो हैं वो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स हैं, वो वाटर में नहीं रह सकते। वाटर में जस्ट वही डाइव कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं जिनको डाइव करने की या स्विमिंग की एबिलिटी आती है। अगर कोई ह्यूमन ऐसा है जिसको कि स्विमिंग नहीं आती, उसको हम धक्का दे देते हैं पूल में, तो क्या वो जिंदा रह सकता है? अगर आप उसको खुद निकालें या फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुआवजा हो जाए तो वो फिर जिंदा रह सकता है, लेकिन ओवरऑल उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास तकरीबन 1.75 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अभी तक डिस्कवर हुई हैं, और इसी स्पीशीज़ में हमारे पास हर तरह की स्पीशीज़ आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास जो है एनिमल्स की भी हैं, प्लांट्स की भी हैं, वो स्पीशीज़ जो कि इंटरब्रीड कर सकती हैं। इसके अलावा जो टोटल एस्टिमेट की गई है वो हमारे पास 12.5 मिलियन के करीब है। भाई साढ़े तो सारे क्यों शकील आपको समझ नहीं आ रही? आपकी मेरे साथ 3 क्लासेस हैं, 2 आपकी प्रैक्टिकल की हैं और 2 आपकी थ्योरी की हैं, ठीक है। अभी तो आपकी एक नहीं पूरी हुई। समझ नहीं आ रही आपको तो वो बताएं, और अटेंडेंस लेके आपकी तीनों जो क्लासेस हैं उनकी अटेंडेंस डिफरेंट होगी। अगर थक गए हैं तो गैप ले लेते हैं। मैम कैसे डिफरेंस होगी समझ नहीं आ रहा। एक सेकेंड बताती हूँ। मैम एक क्लास तो हो गई है, क्लास का टाइम हो गया है। एक क्लास आपकी कितने मिनट्स की होती है? 50 50 मिनट की थी एक थ्योरी की क्लास। 50 मिनट्स की होती है आपकी एक क्लास। तो आपकी मेरे साथ जो है वो 3 क्लासेस हैं, उसमें टाइम टेबल में देख लें तो 2 आपकी प्रैक्टिकल की हैं, 2 थ्योरी की हैं। मैम इसका मतलब हमारी क्लास कैंपस में नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी? इस दफ़ा तो ऑनलाइन ही है, नेक्स्ट टाइम आप देखें कि कैंपस में होती है या ऑनलाइन होती ठीक है मैम। मैम ये हमारी क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती? है। क्या टाइमिंग चाहते हैं आप? मैम ये मंडे को कर मंडे दें को हमारा क्लास। एक लेक्चर है तो हम कहते हैं कि अगर मंडे को हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। नहीं, मंडे को तो पॉसिबल नहीं है। बाकी बाकी जो डेज़ हैं उसमें मेरी क्लासेस हैं, वेडनेसडे को या फिर थर्सडे की सुबह को पॉसिबल है, अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो। मैम नहीं, फ्राइडे को ही ठीक है। मैम फ्राइडे को फिर फर्स्ट टाइम कर दें। फ्राइडे को फर्स्ट टाइम नहीं हो सकती ना, फ्राइडे को फर्स्ट टाइम मेरी क्लासेस हैं 11:20 तक, और 11:20 से अगर आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं तो सिटी कैंपस से मेन कैंपस में टाइम लगता है जाते हुए। ठीक है मैम, यही टाइम ठीक है। ये आप मैम ये लोग इस लेक्चर की वैसे आप लोगों की एक सेकेंड, वैसे आप लोगों की जो क्लास की टाइमिंग है वो आप लोगों ने टाइम टेबल देखा है? मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। जी मैम फर्स्ट क्लास देखा 12:10 किया फ्राइडे को। ठीक है, तो वो आप लोगों की जस्ट फ्राइडे को ही क्लासेस है, इसके अलावा आपकी मेरे साथ पूरे वीक में कोई क्लास नहीं है, और वो 4 क्लासेस आपकी एक साथ हैं। और आप लोगों की अब नेक्स्ट ये है कि ये जैसे ही कंप्लीट होता है, अटेंडेंस मैंने ले ली है शकील, आप अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा। मैम हमारी ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको लेक्चर की। ओके मैम। कि को पहले कोशिश ये किया करें क्लास में ज्वाइन किया करें, क्योंकि फिर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग पीडीएफ भी क्या नहीं हमसे शेयर। क्या
फाइल शेयर कर दे फाइल। आपको शेयर कर देती हूँ। चलो 5 मिनट रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद ये स्पीशीज डाइवर्सिटी है इसको पढ़ लें। अपना मैम ये कंप्लीट वीडियो बंद करें। जी मुबशिर। मैम ये मैं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट कर लें। अच्छा ठीक है, मैम कंटिन्यू करें, ओके। कंटिन्यू करें। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने ये जो टोटल नंबर एस्टिमेट किए गए हैं जो कि स्पीशीज़ डिस्क्राइब हुई हैं उसमें हमारे पास 1.75 मिलियन है, और जो अप्रॉक्सीमेटली हम नंबर कहते हैं वो हमारे पास 12.5 मिलियन के करीब है। और इसके अलावा हम ये कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी है हमारे पास स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हम फाइटोप्लैंक्टन्स को नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जू प्लैंक्टन्स हैं जिनको कि हम वो एनिमल्स का नाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक मैमल्स, ठीक है। मैमल्स के साथ साथ हम डॉल्फिन्स और वेल्स है, ठीक है, वो भी हमारे पास, जिसको कि हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, मेटाथीरिया, यूथीरिया, प्रोटोथीरिया मैमल्स की। तो अगर वो भी पढ़े तो उसमें आप लोगों को बताया जाएगा, जैसे इसमें कि ये मैमल्स की हमारे पास कैटेगरी है कि जो कि लार्जर एनिमल्स हमारे पास आ जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास स्मॉल भी होंगे और लार्ज भी होंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है। स्पीशीज़ ही हैं वो मिलके जो कि हमारे पास पॉपुलेशन बनाएंगी, और पॉपुलेशन जो है वो नेक्स्ट हमारे पास मिलके जो है वो कम्युनिटी बनाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इकोसिस्टम है, उसकी डाइवर्सिटी है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हम ये कहते हैं कि मोस्टली वेरिएशन जो हमारे पास होती है, हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग में हमारे पास क्या है, जैसे कि प्लांट्स है, इसके अलावा एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। नॉन लिविंग में हमारे पास क्या है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है। नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि इकोसिस्टम मोस्टली कॉम्प्राइज किस पे करता है, उसमें हमारे पास एनिमल्स का कम्बिनेशंस भी आ जाता है, प्लांट्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा फिजिकल करेक्टर्स भी होते हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में जैसे कि हैबिटेट हो गया, निश होगी, इसके अलावा हमारे पास जो है वो टेम्परेचर हो गया, एयर होगी, सॉइल होगी, वाटर हो गया, ठीक है, सनलाइट होगी। और इसके साथ साथ लोकेशन, लोकेशन वही कि जिसको कि हम हैबिटेट का या निश का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ये कहते हैं कि इकोसिस्टम क्या है, कि इसमें हमारे पास मेरीन इकोसिस्टम्स भी हैं, और हमारे पास जो है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी हैं। मेरीन इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल ओशियन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास हाइड्रो थर्मल वेंट्स हैं, जिसमें कि हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया है, एग्जिस्ट करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास वेंट्स है जहाँ पे बैक्टीरिया एग्जिस्ट किए थे, और इसमें रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। और ये डिस्कवर कब हुआ था कि तकरीबन 25 ईयर्स एगो, लेस देन 25 ईयर्स एगो जो है ये डिस्कवरी हुई थी। और यहाँ पे एक बात की गई है कि एंडेमिक स्पीशीज़ हमारे पास कॉस्मोप्लेटन स्पीशीज़ और एंडेमिक। कॉस्मोप्लेटन हमारे पास वो हैं जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी पाई जा सकती हैं। लेकिन एंडेमिक में वो स्पीशीज़ आ जाती हैं जो सिर्फ, फॉर एग्जांपल अगर वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में पाई जाती हैं, पंजाब में ही पाई जाती हैं, तो इसके अलावा और किसी एरिया में नहीं होंगी। या फिर अगर वो केपीके में मौजूद हैं तो इसके अलावा वो वर्ल्ड में कहीं नहीं होंगी, या फिर यूएस स्टेट में अगर वो कहीं पे मौजूद हैं, अलास्का हमारे पास स्टेट है वहाँ पे वो मौजूद है, इसके अलावा वो वर्ल्ड में और कहीं पाई नहीं जाती। इनको हम एंडेमिक स्पीशीज़ का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम इसमें के फैक्टर्स रिलेट करते हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी में जिनका मेन रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो लैंड एरिया आ जाता है जो कि अर्थ को कवर कर रहा होता है, उसमें अर्थ और लैंड दोनों आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास फॉरेस्ट आ जाते हैं। फॉरेस्ट कितने परसेंट है, हमारे पास 26% है, और 38.7 मिली स्क्वायर किलोमीटर पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास ग्लोबल फॉरेस्ट लैंड है जो कि 40% पे एग्जिस्ट करती है, जो कि हमारे पास साउथ अमेरिका है, उसमें है, अफ्रीका है, और साउथ एशिया कॉन्टिनेंट है। ये तीनों कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया मौजूद है। और ये फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट आ जाते हैं, डेजर्ट्स आ जाते हैं, या लैंड एरिया आ जाता है। फॉरेस्ट की जो डाइवर्सिटी है वो और होगी, जो फॉरेस्ट और डेजर्ट्स की डाइवर्सिटी है वो और होगी। डेजर्ट्स में रहने वाले कुछ एनिमल्स इस तरह के भी होते हैं
जो कि हमारे पास फॉरेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम यूकलिप्टस प्लांट उसकी फॉरेस्ट की बात करें तो ये वो प्लांट है, इसको हमने उस एरिया में ग्रो करना होता है जहाँ पे हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल के नियर अबाउट हमने इसको करना होगा, ओशियन है, रिवर है वहाँ पे। इसके अलावा जब हम ओशियंस की बात करते हैं तो मैंग्रोव्स की जो ग्रोथ होती है वो ओशियंस के नज़दीक की जाती है। इसके अलावा आप मैंग्रोव्स को कहीं और ग्रो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि फैक्ट्स जो रिलेटेड करते हैं बायोडाइवर्सिटी में। थर्ड हमारे पास जो है वो मिलियन में स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि 5 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक अर्थ पे पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास 1.9 मिलियन जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास एज ए कैटालॉग के तौर पे वो एग्जिस्ट करती हैं। और 34 हमारे पास जो है वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं एज ए हॉट स्पॉट के तौर पे। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ प्लांट स्पीशीज़ हैं और वर्टिब्रेट स्पीशीज़ हैं। वर्टिब्रेट्स में हम ये कहते हैं कि 35.3% जो है वो वर्टिब्रेट स्पीशीज। वर्टिब्रेट वो स्पीशीज़ होती हैं जिसमें कि एक तो हमारे पास जो है वो वर्टिबल कॉलम होता है जिसको कि आप बैकबोन का भी नाम देते हैं, और इसके अलावा इसमें नोटोकॉर्ड है वो भी मौजूद होगा। नोटोकॉर्ड के साथ साथ हम इसमें एक बात करते हैं ब्रेन मौजूद होता है। ब्रेन जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसको कि हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दो चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई है? मैम ये हॉटस्पॉट से कैमरा आ रहा है यहाँ पे। ओके, हॉटस्पॉट का बेसिकली ये मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी का एरिया है ये वो एरिया होता है जहाँ पे हमारे पास जस्ट उन्हीं की स्पीशीज़ रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्टिब्रेट स्पीशीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये जियोग्राफिकल रीजन होता है जिसमें हम डिपेंड करते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो थ्रेटेंड होती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें यहाँ पे कोई और स्पीशीज़ रखी जाएंगी तो उसके लिए ये थ्रेटेंड एरिया हो जाएगा। लाइक जिसमें आपने थ्रेटेंड पढ़ा है, एक्सटिंक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो वो स्पीशीज़ अगर वो नियर टू एक्सटिंक्शन है या एंड होने के करीब हैं तो उनको हम ये एरिया प्रोवाइड नहीं करते, उनको हम जो है वो कंजर्वेशन एरियाज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक जिसमें कि हम नेशनल पार्क्स मोस्टली जिसमें आप ज़ू डेवलप किए जाते हैं, तो ज़ू में के फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पांडा है या फिर जो हमारे पास पास टाइम में, या फिर आप बादशाहत का जब दौर देखते हैं मुगलिया दौर में, जो बादशाह होते थे वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे। वो एनिमल्स की हंटिंग बेसिकली इसलिए करते थे, एक तो उनका एक पैशन होता था, दूसरा ये भी होता था कि आज मैंने इतने एनिमल्स जो है वो हंट किए, ये मेरी एक एबिलिटी है। ठीक है, तो उसके बाद ही तकरीबन 1939 में ये एक्ट पास हुआ था कि जिसके अकॉर्डिंग जो डेयर थे उनकी हंटिंग नहीं की जाएगी। इसके अलावा 1948 में हमारे पास ICUN जिसको कि हम इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का भी नाम देते हैं, ये डेवलप हुए। इसके अकॉर्डिंग जो है वो ओवरऑल वर्ल्ड में रूल बना कि ये स्पीशीज़ हैं इनको हंट नहीं किया जाएगा, और अगर कहीं पे ये कम रह गई हैं, इनके एक्सटिंक्शन के चांसेस हैं या इनके थ्रेटेंड के चांसेस हैं, तो इनको जो है वो नेशनल पार्क्स बनाए जाएं, वहाँ पे इनको डेवलप किया जाए। जाके आप पाकिस्तान में देखते हैं तो नेशनल पार्क्स इतने नहीं हैं। ठीक है, तो कुछ ही हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं, तो बेसिकली उनका मकसद ये है, अगर आप टूर्स पे जाते हैं तो बेसिकली आपको वो जो टूर्स पे लेके जाया जाता है इसीलिए लेके जाया जाता है, वहाँ पे आपको एनिमल्स दिखाए जाएं। आप जो आपको कैट है वो आपको हर जगह पे देखने में मिलेगी, डॉग है वो आपको देखने में मिलेगा। इसके अलावा कुछ एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं हमारे पास, तो वो हमें जिसको कि आप फॉसल फ्यूल्स भी कह सकते हैं, फॉसल रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, तो वो आपको एज इट इज़ कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में देखने को नहीं मिलता। उसको देखने के लिए आपको जो है वो ये हमारे पास जो एरियाज़ हैं हमें स्पेशली वहीं पे जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाने का बेसिकली ये मकसद है कि आपने वो चीज़ें आपको दिखाई जाएं, आपको पता चले कि हमारी जो डाइवर्सिटी है इसमें ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती थी कभी पास में, लेकिन ये अब पाकिस्तान में जो है वो ना होने के बराबर है, ये कम है। बाज़ स्पीशीज़ इस तरह की भी हैं जो कि आउटसाइड पाकिस्तान से उनको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसको कि हम एग्जॉटिक स्पीशीज़ का नाम देते हैं। एग्जॉटिक स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि आप फॉरेन कंट्री से या अदर हैबिटेट से जो है वो लेके अपने हैबिटेट जो आपने बनाया हुआ है उसमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं।
उसमें इंट्रोड्यूस करवाने का ये मकसद होता है, उसमें आपके दो आपको तरीक़ाकार होते हैं कि आपको लॉस भी हो सकता है, आपको बेनिफिट भी हो सकता है। बेनिफिट किस तरह से होगा कि अगर आप उसको हैबिटेट में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट के अकॉर्डिंग एक तो ये वो फूड कम खाएगी और जो बाकी की स्पीशीज़ है हमारे पास या हमारे पास अंदर डाइवर्सिटी है वो उसको इफेक्ट नहीं करेगी। या तो हम कोई स्पीशी ऐसे ही उसमें इंसर्ट हो जाती है हमसे बाय चांस, लेकिन हमें पता नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं कि वो ओवरऑल जो जितना भी पॉन्ड है या फिर हमारे पास डाइवर्सिटी है वो उसको निगल जाती है, तो उससे क्या है हमारे पास वो लॉस हो जाता है। और हॉटस्पॉट जो है वो बायोडाइवर्सिटी का एक ऐसा बायोजियोग्राफिकल रीजन होता है जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी है वो एक सिग्निफिकेंट लेवल पे होती है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट रखी जाती हैं। ये नहीं कि अगर हम यहाँ पे 10 की रिक्वायरमेंट है तो हम इसमें 20 कर दें तो वो आप हम नहीं कर देंगे, बाकी उनका मसला है वो जो मर्जी करते हैं। और इस तरह से अगर हम उसको सिग्निफिकेंट लेवल से ज़्यादा करते हैं तो वो ह्यूमन हैबिटेशन के लिए या फिर वो इन्वायरमेंट या वो हैबिटेट जिसमें वो रह रहे हैं उसके लिए थ्रेटेंड का बाइस हो सकते हैं। जैसे कंपटीशन होता है कि अगर आपको एक फूड दी जाती है, एक आपको बॉक्स दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने जस्ट यही खाना है और इसी पे ही डिपेंड करना है सारा दिन, तो आप क्या करेंगे कि वही एक बॉक्स आप 4 लोग इजीली खा सकते हैं। अगर वही आपको बॉक्स 40 लोगों को दिया जाए तो वो आपके हिस्से में जो है वो एक-एक निवाला आएगा जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एग्जिस्ट करना। ठीक है, समझ आई है? यस मैम। यस सर, यस। नेक्स्ट इंडिया में क्या है कि जो टोटल लैंड एरिया है वो हमारे पास 143 मिलियन हेक्टर है, लेकिन जब हम इंडिया की ऑक्यूपाइज की बात करते हैं कि इसमें 2.47% जो है वो वर्ल्ड जियोग्राफिकल एरिया जियोग्राफिक जो कि अकॉर्डिंग टू अर्थ के वाइज वो डिवाइड हुआ होता है, जिसमें हम नॉर्थ वेस्ट एरिया भी कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। और इसके अलावा जो 1% है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है। और इंडिया में तकरीबन 16.1% जो हमारे पास वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन है उन पे डिपेंड करेगी, और इसके अलावा 15.1% जो है वो कैटल पॉपुलेशन जो है वो उस पर डिपेंड करती है। और जो फॉरेस्ट कवर है जो कि ओवरऑल इंडिया को फॉरेस्ट ने कवर किया है वो हमारे पास 23 पॉइंट जो है वो 57% एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत भावना होनी चाहिए कि ओवरऑल पाकिस्तान में कितना है या फिर अदर कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा नहीं, आपको पूरी डिटेल ना हो लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मेन कंट्रीज़ हैं लाइक इसमें यूएसए आ गया, चाइना आ गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये चीज़। बाकी हमारे पास मैरीन इकोसिस्टम है। तो मैरीन इकोसिस्टम में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक तो इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारे पास सॉल्ट्स पे डिपेंड करता है कि वाटर में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर के। और नेक्स्ट इसमें हम ये भी कहते हैं कि वॉइस बंद करें अपनी। और जो एक हमारे पास इकोसिस्टम की, जब मैरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं कि जिसमें हमारे पास प्लेजिक जोन है, बेंथिक जोन है, ठीक है, और इसके अलावा है फोटिक और नॉन फोटिक जोन है। प्लेजिक जोन हमारे पास वो होती है जो कि ओपन और फ्रेश वाटर होती है ओशियन की तरफ, कि एक तो ये ओपन एरिया होगा और दूसरा ये कि यहाँ से अगर फ्रेश वाटर ऐड होना चाहे तो वो भी यहाँ से ऐड हो सकता है। और ये जो ओशियन की सरफेस है और ओशियन की जो बॉटम है ये उनके दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें हम ये कहते हैं कि इसमें जो इन्वायरमेंट रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास ये देखिए इसमें फ्रंट्स भी लगे हुए हैं, अपवेलिंग्स भी लगे हुए हैं, गियर्स भी लगे हुए हैं, जिनका बेसिकली मकसद क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं ताकि जो वहाँ पे हमारे पास मैरीन फाना रह रहा है उनको कोई भी मुश्किल ना हो, ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन किया जाए, अगर वाटर की रिक्वायरमेंट है वो ऐड किया जाए, और इसके साथ साथ जो है वो सॉल्ट्स हैं वो देखे जाएं। अच्छा, जब हम इसमें मैरीन की इकोसिस्टम की बात करते हैं या ओशियन की बात करते हैं तो इसमें यह कि हमारे पास जो सीवीज वाटर है वो भी ऐड हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक हम फॉस्फेट की बात करते हैं, नाइट्रेट्स की बात करते हैं, जिसको कि हम एज ए क्लीनिंग पर्पस के लिए या वॉशिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो वो जो
मटेरियल होता है, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट का जो वेस्ट होता है वो रिवर्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू जो है वो ओशन में ऐड हो जाता है। उससे जो मेटल की कंसंट्रेशन होती है वो मैरीन इन्वायरमेंट है उसमें इंक्रीज कर जाती है। और ये जो कंसंट्रेशन है अगर वो इसी मेटल्स पे डिपेंड करती हैं, हमारे पास जो मैरीन फाना होता है वो उन पे डिपेंड करेंगी, तो उनके लिए बहुत सारे जो है वो डैमेज इफेक्ट भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लंकटन है, उसकी डाइवर्सिटी वो हमारे पास काफ़ी मौजूद है। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट स्पीशीज़ हैं। इनवर्टिब्रेट स्पीशीज़ में सबसे पहले हम मैरीन में बात करते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं हेमिक्वार्डेट्स आ जाते हैं। हेमिक्वार्डेट्स को हम एक्रोन वर्म्स का भी नाम देते हैं। उसके अलावा हमारे पास इकाइनोडर्म्स फाइलम के मेंबर्स भी आ जाते हैं, लाइक सी स्टार आ जाता है, स्टार फिश आ जाता है। उसके साथ फिश तो लगा हुआ है लेकिन वो फिश नहीं है, क्या वो इकाइनोडर्म्स है। इसके अलावा ब्रिटल स्टार्स आ जाते हैं जिनकी बॉडी जो है वो 5 आर्म्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि स्टार शेप लाइक। तो उनमें रीजनरेशन की भी एबिलिटी होती है। अगर उनकी एक बाजू जो है वो कट हो जाती है तो वो वही आर्म को बना भी सकती है। अगर उसकी वो 5 अलग अलग हो जाए तो वो 5 जो है वो 5 न्यू इंडिविजुअल बना सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मुलस्क भी हैं। मुलस्क के बाद हमारे पास जो है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, वो भी है इंसेक्ट्स के अलावा। इंसेक्ट्स जो हैं वो बर्ड्स की तरह ही हैं, उनमें फ्लाइंग की एबिलिटी होती है, वो उड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स में और सॉरी इंसेक्ट्स में और बर्ड्स में मेन डिफरेंस ये है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होता है। इसके अलावा जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिबल कॉलम भी होता है, ब्रेन भी होता है, और ब्रेन के साथ साथ हमारा उसमें जो है वो नोटोकॉर्ड भी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक फीड लार्ज प्रीडेटरी फिश एंड मैमल्स। प्रीडेटरी फिश, प्रीडेटर और प्रे। प्रे हमारे पास वो होता है जिसका शिकार होता है, ठीक है, और प्रीडेटर हमारे पास वो होता है जो कि शिकार करता है। और हमारे पास लार्ज जो फिश है वो उसने क्या करना है, जो छोटी फिशेज हैं उनको खा लेना है, या फिर जो इंसेक्ट्स हैं उनको खा लेना है, या फिर मोलस्क हैं उनको खा लेना है एज ए फूड पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे एक हर बड़ा जो है वो छोटे पे रोप झाड़ रहा होता है, सेम इसी तरह पे मैरीन की या ओवरऑल डाइवर्सिटी की बात की जाए तो इसमें भी सेम इसी तरह से होता है। जो बड़ा है वो छोटे पे हावी होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लेजिक इकोसिस्टम है, इसमें हम बात करेंगे कि थ्रेटन्स के अकॉर्डिंग। स्लाइड चेंज नहीं हो रही, आप इस तरह करें कि जो स्लाइड लिंक है उससे दोबारा कनेक्ट करें। बाकी सब स्टूडेंट्स को शो हो रही है? ओके अच्छा, ये हमने जितने भी पढ़े हैं ना अभी तक, ये जितनी भी डाइवर्सिटी पढ़ी है हमने उसके बेनिफिट्स देखे हैं। ठीक है, अब हम उसके ना थोड़े नुकसानात भी देखने हैं और थ्रेट्स देखने हैं कि अगर हम इस तरह ना करें तो हमारे लिए क्या नुकसान होगा, उसको हमने मेंटेन किस तरह से करना। एक हमारे पास यहाँ पे है कि मेन थ्रेट जो बायोडाइवर्सिटी का है वो हमारे पास कमर्शियल फिशिंग डिजीज़ है। कि अगर फॉर एग्जांपल हम फिशेस की ग्रो कर रहे हैं तो फिशेस की ग्रो में हम ये देखते हैं कि उसमें अगर एक फ़िश है उसमें डिजीज़ हो जाती है और हमें वो पता नहीं चलता, या हमें जब पता चलता है तो वो काफ़ी अदर फिशेज़ हैं उन तक भी फैल जाती है। तो हमारे पास मेन चांसेस क्या होंगे कि हमने जो फ़िश है उसको डायग्नोज किया, उसमें कोई डिजीज़ है, हम उसको सेपरेट कर लें जो बाकी फिशेज़ हैं ताकि उन पे कोई इफ़ेक्ट ना हो। अगर हमें नहीं पता चला, काफ़ी टाइम के बाद पता चला है, इसको रिकवर करना मुश्किल हो गया है। देखिए, इसके अलावा हम डिज़ीज़ है हमारे पास, डिज़ीज़ वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में भी हो सकती है, वर्टिब्रेट्स में भी हो सकती है। तो वो डिज़ीज़ कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे आप कोरोना की एग्जांपल ले लें कि कोरोना वाले एक तो कोई भी पर्सन है हम उससे मिलते नहीं हैं, या हम उस चीज़ की बहुत प्रोटेक्शन करते हैं, ताकि इसीलिए करते हैं ताकि हम उस डिज़ीज़ से बच सकें, हमें उस तरह की कोई भी बीमारी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यूट्रॉफिकेशन का फिनोमिना है। यूट्रॉफिकेशन में क्या होता है कि हायर जो रेट्स होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी के वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें यूट्रॉफिकेशन में कि हमारे पास जो
यहाँ पे मेरीन इन्वायरमेंट में रहने वाली जो फाना है उसमें मोस्टली ये फ्लोरा भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, फाना भी एग्जिस्ट करता है। इसमें ये है कि हमारे पास जो न्यूट्रेंट साल्ट्स होते हैं वो इनरिच हो जाएंगे वाटर में, और इनरिच होने के साथ साथ वो जो इकोसिस्टम है वो उसमें चेंजेस लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे साल्ट्स रिक्वायर है, वो हमें चाहिए जस्ट 2 या 3 जो कि हमारा ओवरऑल फाना है उसको रन कर सकें। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल 2 मिलीग्राम साल्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें वो 5 मिलीग्राम तक हो जाता है तो क्या उसका हमें बेनिफिट होगा कि लॉस होगा? ठीक है, हर चीज़ की जो है वो क्वांटिटी मेन रोल प्ले करती है। सेम इसी तरह से अगर आप डाइट को देखें, डाइट आप जो रिक्वायर होती है आप उसी डाइट को अगर खाएंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि अगर वो डाइट जो है वो ज़्यादा ले लेते हैं, ओवरलोड हो जाते हैं, तो वो भी आपके लिए मसला करती है। अगर आप उसको कम इनटेक कर रहे होते हैं तो वो भी आपको मसला करती है इन फॉर्म ऑफ डिजीज़। ठीक है, जिससे आपको मुख्तलिफ डिजीज़ भी हो सकती हैं, या वाटर में चेंजेस आ जाती हैं तो उससे आपको डायरिया वो भी हो सकता है, या आपको हैज़ा है वो भी हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल कंटामिनेशन। ठीक है, ये जितनी भी हमारे पास लाइफ डिपेंड कर रही है, अगर इसमें कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बोट्स अवेलेबल हैं मैरीन इन्वायरमेंट में, ओशियंस में बोट्स रन करती हैं, और रन किस लिए करती हैं? इंपोर्ट के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, वहाँ पे ऑयल स्पॉइलेज हो जाती है, ऑयल लीकेज हो जाता है। वो ऑयल आपको पता है कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता उससे क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो जो नीचे बॉटम पे सरफेस पे जो एनिमल्स होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और उसके रिस्पॉन्स में क्या है कि ऑक्सीजन कंटेंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ साथ वहाँ की जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है मैरीन का, वहाँ पे स्मेल पैदा हो जाती है, फाउल पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ की जो लाइफ होती है फाना फ्लोरा वो दोनों डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आप उसमें केमिकल्स की भी बात करते हैं कि केमिकल्स डिफरेंट लेके जाए जा रहे हैं, वो भी हो सकता है। या फिर आप ओशियन के करीब बाज़ दफ़ा आपके लिए वो केमिकल नुकसानदेह होता है, आप क्या करते हैं कि उसको खुद से बचने के लिए उसको ओशियन में ऐड कर देते हैं, या फिर आप सॉइल में ऐड कर देते हैं, जिससे ये कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का जो फ्लोरा फाना होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि उनके लिए डेथ का भी बाइस बन सकती है। यूट्रॉफिकेशन में ये होता है कि यहाँ पे वाटर जो है वो इनरिचमेंट हो जाती है, और इनरिचमेंट किससे होती है? न्यूट्रेंट सॉल्ट्स की वजह से। ठीक है, और उन्हीं सॉल्ट्स की जब इंक्रीज़ हो जाएंगे, सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, और इसी सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से जो इकोसिस्टम है उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक इकोसिस्टम जो है वो और चेंजेस पे चल रहा है, तो अगर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स ऐड होंगे, फॉर एग्जांपल हमें कैल्शियम के और फास्फोरस की ज़रूरत थी, वहाँ पे नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है, कार्बन भी ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन भी, सल्फर भी ऐड हो जाता है। तो उसमें यही जो इनरिचमेंट आ जाती है सॉल्ट्स की वाटर में, इसको हम यूट्रॉफिकेशन का नाम देते हैं, और ये इकोसिस्टम को चेंज कर देता है। ये इकोसिस्टम को चेंज करेगा, और इकोसिस्टम को चेंज करने से क्या होगा कि जो हमारे पास एलजी है, जो हमारे पास एलजी की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसको कि आप वो जो हमें ग्रीनरी नज़र आ रही होती है अक्सर। ठीक है, जी मुबशर। मैम इसी तरह हम समुद्र का पानी वगैरह नहीं ना पी सकते? इसी वजह से हम जो समंदर का पानी है वो नहीं पी सकते। एक तो उसमें सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और दूसरा उसमें डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमारे पास सॉल्ट्स के साथ साथ हमें ये नहीं पता कि उसमें ऑयल ऐड हुआ है, उसमें सीवेज जो ट्रीटमेंट से सीवेज क्लीन हो रहा होता है वो भी ऐड होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो सफ़र किए जाते हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट, आप अगर रिवर के थ्रू देखा जाए तो वो कम होती है। ठीक है, और रिवर पे आप देखते हैं कि वहाँ पे हमारे पास डैम्स बने हुए हैं, हमारे पास जो है वो ब्रिजेस हैं, लेकिन जब हम ओशियन की बात करते हैं तो मोस्टली वो उस पर डेवलप नहीं होते।
क्योंकि वो डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है, तो उसको डेवलप कर भी लें, अगर बाज़ कंट्रीज़ ऐसे हैं वहाँ पे डेवलप किए भी हैं, तो उससे ये है कि अगर वो डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ जो मैरीन लाइफ एग्जिस्ट कर रही होती है उसको भी बहुत लॉस होता है। जी मैम। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास एट द एंड हैबिटेट इन्वेजन और डैमेज। इससे ये जब हम ओवरऑल बात करते हैं कि थ्रेटन्स की हमने फ़िशिंग का पढ़ा कि अगर वही फ़िशेज़ हमने उसी इन्वायरमेंट में रखी हुई हैं और उससे जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्शन हो रही है, वो अपने बेबीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं, फ्राई और फिंगरलिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वही फ्राई और फिंगरलिंग्स क्या कर रहे हैं कि उन्होंने और डेवलप अपने साइज़ को करना है, साइज़ को डेवलप करके वो अपनी जो बॉडी है, ग्रोथ है, उसको इंक्रीज़ करके मार्केट साइज़ तक लेके आएँगे। जब वो फ़िशेज़ प्रोड्यूस होगी हैं, जब हम उनको कैच कर लेंगे नेट के थ्रू कैच करके, जब हम उनको मार्केट लेवल पे अपने इकोनॉमिक के लिए ले आएँगे, तो उससे क्या होगा कि जो मैरीन है या फिर फ्रेश वाटर है, तो जो फ़िशिंग की डाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। तो इससे ओवरऑल जो हमारा हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, और हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होने के साथ साथ जो वहाँ की लाइफ होती है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। और यहाँ पे इन्वेजन का जो मतलब है या डैमेज का मतलब ये है कि जो हमारे पास हैबिटेट की लेवल है उसको थ्रेटन से रन करने के लिए हमारे पास वो नहीं बचता। हम उसको किस तरह से, अगर उसमें इस तरह नहीं हो सकता कि एक ह्यूमन है उसने ही सारे वर्ल्ड का ठेका ले लिया है, तो एक ह्यूमन के करने से कुछ नहीं होता। अगर सारे ह्यूमन उसी चीज़ को फॉलो करें, सब चीज़ों की जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनके जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करें, तो उससे ये है कि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ नहीं होगी। कि जो पोल्यूशन है उसका ख्याल रखा जाए, पोल्यूशन के साथ साथ जैसे हमारे पास वाटर है तो उसका देखा जाए, वाटर सॉइल पोल्यूशन है वो देखी जाए। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल हर ह्यूमन का रोल है। अगर आप देखें ह्यूमन पॉपुलेशन को, तो ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर हर ह्यूमन अपने जो वर्क है वो परफॉर्म करे तो उससे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बेशक फ्रेश वाटर है या मैरीन है या टेरेस्ट्रियल है वो ओवरऑल कंट्रोल की जा सकती है। यहाँ तक समझ आ गई है? जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि शैलो ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स। ठीक है, एक तो ये कि हमारे पास शैलो वो उस एरिया को कहते हैं जो कि हमारे पास कम गहरा होता है। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये कॉन्टिनेंटल शेल्व्स हैं जो कि हमारे पास जो ओशियन आ जाता है उसी में ही हमारे पास एरियाज आ जाते हैं, और बैंक्स हैं जो कि हमारे पास अराउंड रिवर्स के मौजूद होते हैं, या ओशियन है जहाँ पे मैंने भी आपको बात की कि ओशियंस हैं उसके अराउंड हम मैंग्रोव्स को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अदर जो है वो कम ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा आइलैंड्स हैं या फिर एटलोस हैं या फिर आर्चिपेलागोस हैं, तो मोस्टली इनका ये जो ट्रॉपिकल की हम बात करते हैं इनमें मोस्टली मकसद ये होता है कि जो हमारे पास इकोसिस्टम है ये डेवलप रहे, इनकी जो लोकेशंस हैं ये मेंटेन रहे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कोरल रीफ की बात की है। कोरल रीफ्स क्या होते हैं कि ये जो हमारे पास कोरल्स होते हैं ये एट द एंड बॉटम पे ये जमा होते रहते हैं, ये जमा होके जैसे एक चट्टान लाइक शेप होती है ये वो इख्तियार कर लेंगे, और ये वहाँ पे रहने के साथ साथ ये जो मैरीन की डाइवर्सिटी है ये उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ये जस्ट उनको एज ए फूड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट जो होता है वो रिसोर्सेज में रिच हो जाता है, और लेकिन उसमें जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वो उसमें लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो रिच होंगे, उसमें एक कंपटीशन डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, कंपटीशन होगा, कंपटीशन जब होगा तो हर किसी ने यही कहना है कि ये मैंने इसको मैं पहले खा लूँ तो ज़्यादा बेटर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास इन्वायरमेंट है उसमें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास इतने काफ़ी हैं जो कि एक इकोसिस्टम है या फिर हमारे पास पोल्यूशन है उसको रन करने के लिए, अगर उसी इकोसिस्टम में या उसी रिसोर्सेज में आप दो पॉपुलेशंस को एग्जिस्ट करते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा डेजर्ट्स ऑफ द सी हैं कि सी के अराउंड जो डेजर्ट होते हैं उनकी जो हम पॉपुलेशन या देखते हैं तो वो डिफ़र होती है।
फॉर एग्जांपल उनका जो फ्लोरा और फाना होता है वो डिफर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कैक्टस प्लांट है वो आपने लेना है, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप मार्केट से जाके ले लें, या आप इसको आप घर में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत जो कम प्लांट्स इस तरह के हैं जो कि घर में या फिर मार्केट में आपको मिलेंगे। बस कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि आपको हर घर में मिल जाते हैं। लाइक आप इसमें वेजिटेबल्स को देख लें तो काफ़ी घर ऐसे भी हैं जिन्हें वेजिटेबल्स ग्रो की हुई हैं। और इसी एडाप्टेशंस के अकॉर्डिंग, ये जो हम ओवरऑल एडाप्टेशंस पढ़ते हैं इकोसिस्टम में, ये जो रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, इसके अलावा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसके इन रिस्पॉन्स में क्या है कि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्शन होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं एडाप्टेशंस हैं, ये इनको मेंटेन किया जाए, इनको रन किया जाए, तो रिसोर्सेज हैं उनके दरमियान में जो कंपटीशन है उसको कम किया जाए। और कम कंपटीशन से ये है कि अगर उनको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा तो उनके लिए ना तो आपस में वो लड़ाई मार वाली बात होगी, और डाइवर्सिटी भी हमारी रन करती रहेगी। और रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? इनकम चाहिए, और इनकम चाहिए होगी तो हम उसको रन कर सकेंगे, और इनकम हम अगर हमारे पास नहीं है तो उसको रन करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है इसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि कमर्शियल फ़िशिंग है कि ये जो मछलियाँ मछेरे जो होते हैं वो मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक्वेरियम ट्रेड है, एक्वेरियम बनाते हैं उसको ट्रेड कर देते हैं। ठीक है, उसकी ट्रेडिंग करते हैं, और कुछ जो अपने इकोनॉमिक के लिए करते हैं, कुछ अपने पैशन के लिए करते हैं। और ग्राउंडिंग्स में ये है कि या ओवर यूज़ ग्राउंड, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सॉइल है, सॉइल में क्या है कि जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल बच जाता है, हम क्या करते हैं उसको वैसे ही फेंक देते हैं, इतनी जहमत नहीं करते हैं, या तो उसको डस्टबिन में डाल दें, डस्टबिन में या उसको डैम्प कर लिया जाए। तो इस तरह से ये है कि जब उसको ओपनली छोड़ दिया जाता है तो उससे जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है। और अगर सेम उसको मैरीन इन्वायरमेंट के पास आप फेंक देते हैं तो मैरीन लाइफ डिस्टर्ब होती है। आपने अक्सर देखा भी होगा रिवर्स या ओशियंस इस तरह के होते हैं कि वहाँ पे लोग खाते हैं, पीते हैं, फेंक जाते हैं, वहीं पे फ्लाइज हो रही होती हैं, वहीं पे अदर एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखें कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो ओशियंस होते हैं तो उसमें हमने उसके अराउंड जो है वो मैंग्रोव्स ग्रो करने होते हैं, बीचेस बनानी होती हैं, और उसके साथ हमें टाइड पूल्स एग्जिस्ट करने होते हैं। इनका बेसिकली मकसद क्या है? मैंग्रोव्स इसलिए होते हैं ताकि अगर जो हवाएं होती हैं वो इतनी ज़्यादा ना हो, ये जो हमारे पास प्लांट्स है ग्रो किए जाते हैं ताकि उसको मेंटेन रखें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बीचेस हैं वो इसलिए मेंटेन किए जाते हैं, बीचेस और टाइड पूल्स, तो इनका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो वेव्स यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है वेव्स की, तो ओवरऑल जो हमारे पास ह्यूमन है या अदर एनिमल्स हैं तो उनको इफेक्ट ना कर सके। बाज़ दफ़ा वेव्स इतनी हाई होती हैं कि उनको जो ह्यूमंस हैं उनको रिकवर करना जो मुश्किल हो जाता है। बाज़ दफ़ा आप उन्हीं वेव्स के ज़रिए से गिर भी जाते हैं। तो दूसरा ये है कि जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है उसको मेंटेन रखा जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उसको मेंटेन रखा जाता है। इसके अलावा एरिया जो शोर के नज़दीक हमारे पास साहिल के करीब जो एरियाज़ होते हैं वो एक्सपोज किस लिए किए जाते हैं? लो टाइड से एक्सपोज किए जाते हैं। इसके अलावा जो सबमर्ज्ड एरियाज़ होते हैं अंडर, उनको हम हाई टाइड से एक्सपोज करते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास ये जो टाइड्स डेवलप किए जाते हैं लो या ये ग्रेविटेशनल पुल के ज़रिए से किए जाते हैं, और इनका बेसिकली मकसद यही होता है कि इसमें जो मून है वो मेन रोल प्ले करते हैं, और जो टाइडल इसमें हमारे पास ल्यूनर डे भी आ जाते हैं, टाइमिंग्स भी आ जाती हैं कि 24 आवर्स हमने इसको डेवलप करना है, 15 मिनट्स करना है, 1 आवर करना है, और एंगल पे कितने करना है, 90 एंगल पे करना है, 180 एंगल पे करना है, 360 एंगल पे करना है। तो ये बेसिकली जो टाइड्स होते हैं ये ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, ग्रेविटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि ये जैसे भी मैंने आपको गिरने की बात की तो उससे जो है वो बचा जा सके। ग्रेविटी में अगर उनमें स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होगी तो वो उसको टॉलरेट कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शैलो मैरीन एक्सपोज ट्रॉपिकल हैबिटेट है। इसमें हमारे पास वेट और ड्राई सीजन दोनों आ जाते हैं। इसके साथ साथ हम सीजनल चेंजेस भी देखते हैं, जिसमें हमारे पास हुरिकेन्स और विंटर स्टॉर्म्स हैं। कि बाज़ दफ़ा ये जो सीजन्स के अकॉर्डिंग नियर अबाउट ओशियन के नज़दीक के स्टॉर्म्स इतने हैवी होते हैं, समर में और विंटर में अलग होंगे। तो इनमें जो स्टॉर्म्स इतने हैवी होते हैं कि उनकी जो फ्लोरा है वो भी डैमेज हो जाती है। बाज़ दफ़ा आपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो भी देखी होंगी, तो उसमें काफ़ी हाफ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि डाउनवर्ड ज़मीन पे ही बिल्कुल बैठ जाती हैं, और बाज़ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि जो कि अपवर्ड ही रहती हैं। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होती। जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर वो डाउनवर्ड ज़मीन पे एग्जिस्ट करती हैं, तो उनसे हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो इतनी डेवलप नहीं करती। अगर मिलती भी हमें प्रोडक्शन तो वो कम से कम होगी। नेक्स्ट इसमें के इम्पोर्टेंट हैबिटेट्स में फॉर एग्जांपल नर्सरीज आ जाती हैं मैरीन स्पीशीज़ के लिए। इसके अलावा बर्ड स्पीशीज़ हैं, और रेजिडेंशियल कुछ बर्ड्स इस तरह के भी होते हैं। बर्ड्स के साथ साथ मैमल्स या एनिमल्स इस तरह के भी होते हैं जो कि वहीं पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनको माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इन्वायरमेंट फॉर एग्जांपल अगर एक जगह का इंक्रीज़ करता है तो दूसरी जगह एनिमल्स भी और इसके अलावा अदर हमारे पास इन्वर्टिब्रेट्स वो भी मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम इसी तरह से जैसे अगर हमें पाकिस्तान में गर्मी फील हो रही होती है, इधर पंजाब में के में या अदर एरियाज़ में, तो हम क्या करते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हमने मरी में जाना है तो हम गर्मियों में जाएं, ठीक है, समर सीज़न में। तो वो किस लिए जाएं? इसलिए जाएं ताकि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसको हम इंजॉय कर सकें। इंजॉय करने के साथ साथ यहाँ से हमारे जो समर के डेज हैं कुछ कम हो सकें। और इसको हम माइग्रेशन का या फिर इसको रेजिडेंशियल का भी नाम देते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी रेजिडेंस भी करवा सकते हैं कि कुछ टाइम जो है वो हम अपने 6 समर के वहाँ पे गुजार लें, और 6 जो हम विंटर के वापस अपनी जो हमारी रेजिडेंशियल प्लेस है वहाँ पे गुजार लें। उसको हम जो है वो माइग्रेटरी प्लेस कहेंगे, उसको हम जो है वो रेजिडेंशियल प्लेस कहेंगे। इसमें हमारे पास फिशेस भी आ जाती हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं, मैमल्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अदर रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं। सो तो नहीं गए हैं सारे? नो नो मैम। मैम। सर थक गए हैं। नो मैम, थक गए हैं? जाग रहे हैं। हम थक गए हैं अभी। चलें, ये ना आप लोगों को जो कोर्स कंटेंट है वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। बस करें, काफी है आज के लिए। और वैसे भी क्लास का टाइम ओवर हो गया। क्लास का टाइम ओवर कैसे हो गया? 10 बजे आपकी स्टार्ट हुई, 10 से 12 कितने हुए? 2 मैम 4 थ्योरी की घंटे की क्लासेस class ओवर हो आपकी। गई हैं, थ्योरी की जी क्लासेस का टाइम मैम, खत्म हो गया। सॉरी मैम, गलती से हाथ लग गया था। चलें, ये जो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग आ जाती है और इसके साथ साथ ये जो मैरीन बायोडाइवर्सिटी के फैक्ट्स हैं, 5 मिनट वेट कर लें फिर उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। यस मैम, अभी नाश्ता नहीं कर रहा। 5 मिनट वेट मैम कर लें, फिनिश करते 12 बजे तक। 12 बजे तक यस फिनिश। मैम, ठीक है। इस तरह मैम करें फिर कि उसके छुट्टी बात कर सुनो, दें। 5-10 मिनट का गैप ले लें, तो उसके बाद फिर आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके मैम। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। लेकिन अटेंडेंस तब भी काउंट होगी। मैम अब तो टेंट लगा ले। अब की लगा ली है मैंने, ले ली है अटेंडेंस। हाँ जी, थ्योरी की ओके क्लासेस मैम। ओवर होगी ना, प्रैक्टिकल की क्लास स्टार्ट होनी है। हाँ, प्रैक्टिकल की क्लास स्टार्ट होनी है। ठीक है मैम। अल्लाह हाफिज़।